दोस्तों, हर साल 26 नवंबर को डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जन्म जयंती पर होने वाले आयोजनों में यह बात जरूर कही जाती है कि हमें डॉक्टर गौर के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। मगर सच्चाई यह है कि जो लोग अपने भाषणों में यह बात बोलते हैं, उनमें से अधिकांश ने डॉक्टर सर हरि सिंह गौर से तनिक भी प्रेरणा नहीं ली। दोस्तों, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने अपने बचपन और छात्र जीवन में जितना कुछ भोगा है, उसे इस वीडियो में सुनकर आप जानेंगे और महसूस करेंगे कि उनका बचपन किस कदर कठिन दौर और संघर्षों में बीता। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि इस महान और अमीर दिल इंसान जैसी गरीबी ईश्वर किसी और को न दिखाए। दोस्तों, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने अपनी जीवनी अर्थात बायोग्राफी अंग्रेजी में लिखी है, जिसका हिंदी में अनुवाद हमारे साथी मित्र राजेश श्रीवास्तव ने किया है। भाई राजेश श्रीवास्तव पेशे से पत्रकार हैं। डॉक्टर गौर की जीवनी का हिंदी में अनुवाद करके उसे पुस्तक के रूप में छपवाकर भाई राजेश श्रीवास्तव ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसके लिए सागर सैनिक उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, पत्रकार राजेश श्रीवास्तव द्वारा हिंदी में अनुवाद की गई इस पुस्तक में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन को दुनिया के नजरिए से नहीं जिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे सफलता के उस कथित राजमार्ग का ज्ञान नहीं था, बल्कि मैंने खूब सोच विचार कर सत्य का मार्ग पकड़ा और अवसरवादिता से परहेज किया। इसलिए मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए रुचिकर नहीं हो सकती जो एन प्रकार इन जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। मेरे विचार से इससे पहले कि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की कहानी लिखे, उसे सबसे पहले अपने आदर्श बना लेने चाहिए। पहला, क्या उसके पास कहने के लिए कुछ है? क्या उसका जीवन उन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का अनुसरण मात्र है, जो बस जीते हैं और मर जाते हैं, और जिनके पास कहने के लिए भी कुछ विशेष नहीं होता? दोस्तों, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के बड़े भाई आधार सिंह की उच्च शिक्षा पूरी न हो पाने का कारण परिवार की गरीबी ही थी। अपने दोस्तों से आगे बढ़ने व डिग्री हासिल करने की महत्वाकांक्षा के चलते ही भाई ने अपने खर्चों को भी काफी घटा लिया और संभवतः अपनी कमाई से उन्होंने इतनी बचत कर ली थी जिससे वे अपनी डिग्री की पढ़ाई के अलावा कानून की डिग्री भी हासिल कर पाए। सन 1881 में जब वो कानून की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज गए, उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष थी। 3 साल के गहन अध्ययन से उन्होंने ऑनर्स के साथ कानून की डिग्री हासिल की और वहीं लॉटरी पोस्ट के 2nd डिवीजन में पदस्थ हो गए। यह उस व्यक्ति के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी जिन्होंने अपना सारा जीवन लिपिकीय सेवा में गुजार दिया हो। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब मां को मालूम चला कि परिवार की आय में कमी आ रही है, तो उन्होंने एक चरखा खरीद लिया और कताई में लग गई। वे रोजमर्रा के कामों से निपटकर 1 बजे से शाम 7-8 बजे तक चरखे पर कताई करती रहती। 3 दिन की मेहनत के बाद धागे को बेचकर जो आय होती, उससे आगे के काम के लिए कपास की पिंडलियां खरीद लेती थीं। इस सारी प्रक्रिया से वो 4-5 चाना बचा लेती, जिससे घर के लिए जरूरी सामान की खरीदी हो जाती थी। उस समय मैं 10 वर्ष का था जब मुझे एक छोटी सी स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। इस स्कॉलरशिप को सागर की स्कूल के पहले हेडमास्टर मिशेल की याद में शुरू किया गया था। स्कॉलरशिप के रूप में मुझे 2 रुपए प्रति माह मिलता था। दोस्तों, अपनी जीवनी में डॉक्टर सर हरि सिंह गौर लिखते हैं कि मुझे वजीफा पाने पर गर्व था और इसी की दम पर मैंने मां को मनाने की कोशिश की कि वो चरखा काटना बंद कर दें। मैंने उनसे कहा कि आपको चरखा चलाने से जितनी आय होती है, उतना पैसा आप हमारे वजीफे में से ले लिया करो। लेकिन वो नहीं मानी। उनका कहना था कि वो खाली नहीं बैठ सकती। वो कहती थी कि अगर मैं चरखे पर सूत नहीं काटूंगी तो मैं खुद ही खटने लगूंगी। यह बात उनके लिए भी तकलीफदेह थी और मेरे लिए भी। अतः हम दोनों के बीच एक समझौता हो गया कि जब तक कि मैं अपनी मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। 1881 में मेरी मिडिल स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और मुझे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी।
जिसके दम पर मैं जबलपुर में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता था। मेरी छोटी बहन, जो मेरी सखा भी थी, लगेज का बैग लेकर मुझे उस स्थान तक छोड़ने आई जहां पर मुझे और मेरे सामान को ऊंट गाड़ी पर चढ़ा दिया गया, जो मुझे करेली तक ले जाने वाली थी। करेली सागर से 75 किलोमीटर दूर था और यहीं से रेल मार्ग से मुझे जबलपुर पहुंचना था। उस समय करेली ही सागर से समीपस्थ रेलवे स्टेशन था। सागर से करेली तक जाने का ऊंट गाड़ी का किराया 2 रुपए था और सफर में 2 रात व 1 दिन का समय लगता था। दोस्तों, अपनी जीवनी में गौर साहब लिखते हैं कि उस समय मैं 15 वर्ष का था। मुझे छोड़ने आई मेरी छोटी बहन मोटे खदर के कपड़े पहने हुए थी, क्योंकि उस समय हम लोग महंगे कपड़े पहनने में सक्षम नहीं थे। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी माँ को विदाई पार्टी भी दे पाता। दोस्तों, अपनी जीवनी में गौर साहब लिखते हैं कि मैं अपने बचपन की 5 से 15 साल की उम्र के बीच की घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। इस दौरान मैंने अपनी मिडिल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, अतः अब मैं इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवेश लेकर मैट्रिकुलेशन करने के योग्य हो गया था। परंतु 70 के दशक में ही इंटरमीडिएट कॉलेज सागर से स्थानांतरित होकर जबलपुर चला गया था, जिसके साथ ही सागर की शैक्षणिक केंद्र होने की रंगत भी चली गई। इस नुकसान से वे और तेजी से अपनी पतन की राह पर चल पड़ा और वे एक गैर महत्व का उपलब्धि विहीन स्थान बनता गया। मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में फेल हो गया, जिसके नतीजतन मेरी छात्रवृत्ति भी बंद हो गई। अतः जबलपुर में रहते हुए पढ़ाई जारी रखने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थीं और मुझे वापस सागर लौटना पड़ा। तब मुझे ऐसा लगा जैसे कल का तिलगा आज राख में बदल गया है। उस समय मैं 14 वर्ष का था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, सिवाय इसके कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कहीं और नौकरी तलाशता। अगले 2 साल मैं नौकरी की तलाश में हर ऑफिस में गया, पर दर दर भटकने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने 20 रुपए प्रतिमाह की पगार पर एक मैस में क्लर्क की नौकरी ढूंढी। जब मैं बड़ी शान से अपनी माँ को यह बात बताने गया, तो उन्होंने होंठ गोल करते हुए संदेह व्यक्त किया कि क्या तुम यह नौकरी कर पाओगे? क्लर्क को तो सुबह 9 बजे से आधी रात तक काम करना पड़ता है। माँ सही थी। एक पखवाड़े के बाद ही मैं बीमार हो गया और मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रोज रोटी कमाने के लिए आखिर मैं अपना समय कहां लगाऊं? अब मेरे सामने एक ही रास्ता खुला था कि मैं अपने पास बचे 10 रुपए से ट्रेन का टिकट लेकर नागपुर पहुंच जाऊं, जहां मेरे बड़े भाई आधार सिंह जुडिशियल कमिश्नर के कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में पदस्थ थे। भाई मुझे बड़े निस्तेज भाव से लेने आए। उन्होंने मुझे पढ़ाई जारी रखने व मैट्रिकुलेशन पास करने की सलाह दी। यह अब तक की मुझे दी जाने वाली सबसे बड़ी नसीहत थी, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने न केवल मैट्रिकुलेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, बल्कि प्रवीणता सूची में शीर्ष स्थान भी पाया। इसके लिए मुझे 30 रुपए का नकद इनाम भी मिला। इसके अलावा खैरेश्वर पुरस्कार के रूप में चांदी की एक घड़ी और 20 रुपए प्रतिमाह का वजीफा भी मिला, जिसके कारण मेरी भाई पर से निर्भरता काफी हद तक कम हो गई थी, जो इसी बीच छुट्टी लेकर के अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए थे। दोस्तों, अपनी जीवनी में गौर साहब लिखते हैं कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं मितव्ययता के साथ रहूं और अगर मैं ऐसा कर सका तो 1100 रुपए प्रतिमाह मेरे लिए पर्याप्त होगा। परंतु कॉलेज में दाखिला लेने के बाद ही मुझे पता चल गया कि मेरे पास कम से कम 200 पाउंड होने चाहिए, जिससे मैं गणित के विषय की स्कॉलरशिप के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकूं। लेकिन मैं उसे पाने में असफल रहा, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर लिखा छात्रवृत्ति कोई भी हासिल नहीं कर पाया। पहले ही साल के अंत में मुझे लगभग 100 पाउंड की कमी महसूस होने लगी। सौभाग्य से इस राशि की व्यवस्था में उस रॉयल्टी की राशि से कर पाया, जो मुझे मेरी दी किताबों, कविता संग्रह और एक उपन्यास के प्रकाशित होने पर मिली थी। दोस्तों, अपनी जीवनी में गौर साहब लिखते हैं कि जब 1892 में मैं भारत लौटा तो डिग्री होने के बाद भी वकालत शुरू नहीं कर पा रहा था,
क्योंकि वकालत शुरू करने से पहले मुझे 100 पाउंड की फीस भरना थी, जो उस समय मेरी क्षमता से बाहर की बात थी। इस सिलसिले में बड़े भाई आधार सिंह से भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, क्योंकि जब मैं इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था, उसी समय मेरा भतीजा मुरली मनोहर सिंह भी वहां वकालत की पढ़ाई कर रहा था। वकालत की पढ़ाई में असफल होने पर उसने अपने पिता अर्थात मेरे बड़े भाई आधार सिंह से शिकायत कर दी कि वे इसलिए फेल हो गया क्योंकि चाचा ने पढ़ाई में मदद नहीं की, जबकि मनोहर सिंह मुझसे उम्र में 3 साल छोटा व दिमाग से ठस था। उसकी इस असफलता से मेरे और मेरे भाई के बीच संबंधों में एक ठंडापन सा आ गया। अब तो भाई ने मुझे पूरी तरह से अपनी जिंदगी आप जीने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अपनी जीवनी में गौर साहब लिखते हैं कि 19वीं सदी के 90 के दशक में भी विदेश यात्रा एक घोर पाप माना जाता था और इस कृत्य का प्रायश्चित न करने पर दोषी लोगों को घोर अपमान व जाति से बहिष्कृत होने का भी दंड भोगना पड़ता था। चूंकि हमारी जाति की कोई संगठित पंचायत नहीं थी जिसके आगे हम अपील करते और नहीं ऐसा कोई निकाय था जो हमारे इस तथाकथित समाज विरोधी कृत्य के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करता, इसलिए जाति के लोगों की भिन्न भिन्न रायशुमारी के आधार पर हम निंदित होते रहे। जैसे कि मेरे बड़े भाई आधार सिंह यूरोप की यात्रा से लौटने के बाद जीवन भर अपनी जाति से बहिष्कृत रहे और मैं तो यूरोप जाने से पहले ही जातिच्युत हो गया था, क्योंकि मेरा अपने भाई के साथ खान पान का रिश्ता था। लेकिन मेरी बहन ने इस जातीय परंपरा से बचने के लिए हमारे साथ खान पान के संबंध नहीं रखे। वह अपना खाना अपने ही बर्तनों में अलग से खुद बनाती थी। मेरी भाभी के घर के बर्तनों को वे छूती भी नहीं थी। क्योंकि हम दोनों भाई अपने परिवार व जाति से कट गए थे, इसलिए हमारे दूर के रिश्तेदारों, जिन्हें हम अपना कह सकते थे, ने हमें समाज से बहिष्कृत तो नहीं किया था, परंतु उपेक्षित कर दिया था। क्षत्रियों के समान जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे वे सभी छोटे गांवों में रहते थे। वे अनपढ़, अज्ञानी व बेहद रूढ़िवादी थे। उनके लिए ऐसे रिश्तेदारों से नाता बनाए रखना मुश्किल था जिन्होंने समुद्र पार यात्राएं की हों और अपने इस कृत्य के लिए कोई प्रायश्चित भी न किया हो। दोस्तों, अपनी जीवनी में गौर साहब लिखते हैं कि जो भी सफलता हमने अपनी जिंदगी में हासिल की उसका श्रेय पूर्णतः हमारे निजी प्रयासों को ही जाता है। हमारी राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय व जातीय पहचान के कारण हमें कहीं से सहयोग नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर हमें नेटिव होने की अपंगता से भी जूझना पड़ा, क्योंकि हमारे पास श्वेत लोगों जैसी चमक दमक नहीं थी जिसक सबको दरकार थी, क्योंकि सभी उच्च न्यायिक अधिकारी ICS थे। दोस्तों, अपने बचपन और पढ़ाई के दिनों में ऐसी विकट गरीबी झेलकर आगे बढ़ते रहे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई से देश को सागर विश्वविद्यालय की सौगात दी। उनकी जन्म जयंती पर हम सादर नमन करते हैं। आपने भी नमन किया है, यह पता इस बात से चलेगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं या नहीं। धन्यवाद।